महात्मा गांधी का जन्म 1869 में भारत के गुजरात के पोरबंदर में तटीय इलाके में एक हिंदू परिवार में हुआ था। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता थे। अभ्यास करने के लिए भारत लौटने से पहले उन्होंने लंदन में एक वकील के रूप में प्रशिक्षण लिया। वह एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यहीं पर गांधी ने एक परिवार का पालन पोषण किया और सबसे पहले नागरिक अधिकारों के लिए एक अभियान में अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। 1915 में 45 वर्ष की आयु में वे भारत लौट आए और जल्द ही अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरोध में किसानों और शहरी मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दिया। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, एक राजनीतिक दल जिसने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की वकालत की, और अंततः पार्टी के नेताओं में से एक बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर C.F. एंड्रयूज द्वारा उन्हें अवगत कराया गया। गांधी 1915 में भारत लौट आए। उन्होंने एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और सामुदायिक आयोजक के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें मुख्य रूप से गोखले द्वारा भारतीय मुद्दों, राजनीति और भारतीय लोगों से परिचित कराया गया। गोखले कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे जो अपने संयम और सिस्टम के अंदर काम करने पर जोर देने के लिए जाने जाते थे। गांधी ने ब्रिटिश व्हिगिश परंपराओं के आधार पर गोखले के उदार दृष्टिकोण को अपनाया और इसे भारतीय दिखने के लिए बदल दिया। गांधी ने 1920 में कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने तक मांगों को बढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजों ने घोषणा को मान्यता नहीं दी, लेकिन 1930 के दशक के अंत में प्रांतीय सरकार में कांग्रेस की भूमिका के साथ बातचीत शुरू हुई। गांधी और कांग्रेस ने राज से अपना समर्थन वापस ले लिया जब वायसराय ने सितंबर 1939 में बिना परामर्श के जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1942 में गांधी द्वारा तत्काल स्वतंत्रता की मांग करने तक तनाव बढ़ गया और अंग्रेजों ने उन्हें और कांग्रेस के हजारों नेताओं को कैद करके जवाब दिया। इस बीच मुस्लिम लीग ने ब्रिटेन के साथ सहयोग किया और गांधी के कड़े विरोध के खिलाफ पाकिस्तान के एक पूरी तरह से अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के साथ भूमि का विभाजन किया। प्रत्येक ने उन शर्तों पर स्वतंत्रता प्राप्त की जिन्हें गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। गांधी की पहली बड़ी उपलब्धि 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन के साथ आई। चंपारण आंदोलन ने स्थानीय किसानों को बड़े पैमाने पर एंग्लो इंडियन बागान मालिकों के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिन्हें स्थानीय प्रशासन का समर्थन प्राप्त था। किसानों को इंडिगोफेरा उगाने के लिए मजबूर किया गया था, जो इंडिगो डाई के लिए एक नकदी फसल थी जिसकी मांग 2 दशकों से कम हो रही थी, और उन्हें अपनी फसल को बागान मालिकों को एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया था। इससे नाखुश किसान ने गांधी से अहमदाबाद में उनके आश्रम में अपील की। अहिंसक विरोध की रणनीति अपनाते हुए गांधी ने प्रशासन को चौंका दिया और अधिकारियों से रियायतें हासिल की। 1918 में खेड़ा बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया था और किसान करों से राहत की मांग कर रहे थे। गांधी ने अपने मुख्यालय को नडियाद में स्थानांतरित कर दिया और इस क्षेत्र के सैकड़ों समर्थकों और नए स्वयंसेवकों को संगठित किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय वल्लभ भाई पटेल थे। एक तकनीक के रूप में असहयोग का उपयोग करते हुए गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसमें किसानों ने भूमि की जब्ती की धमकी के बावजूद भी राजस्व का भुगतान न करने का संकल्प लिया। आंदोलन के साथ मामलातदारों और तलतदारों, जिले के भीतर राजस्व अधिकारी का सामाजिक बहिष्कार किया गया।
गांधी ने पूरे देश में आंदोलन के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। 5 महीने तक प्रशासन ने इनकार किया, लेकिन मई 1918 के अंत तक सरकार ने महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया और अकाल समाप्त होने तक राजस्व कर के भुगतान की शर्तों में ढील दी। खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के साथ बातचीत में किसानों का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने राजस्व संग्रह को निलंबित कर दिया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी 49 वर्ष की आयु ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुस्लिमों से राजनीतिक सहयोग की मांग की, जो कि विश्व युद्ध में पराजित तुर्क साम्राज्य का समर्थन कर रहा था। गांधी की इस पहल से पहले ब्रिटिश भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विवाद और धार्मिक दंगे आम थे, जैसे कि 1917 से 18 के दंगे। गांधी ने पहले ही संसाधनों के साथ और ब्रिटिश पक्ष में यूरोप में युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती करके ब्रिटिश ताज का समर्थन किया था। गांधी का यह प्रयास आंशिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद भारतीयों को स्वराज, स्वशासन के साथ मदद करने के ब्रिटिश वादे से प्रेरित था। ब्रिटिश सरकार ने स्वशासन के बजाय गांधी को निराश करते हुए मामूली सुधारों की पेशकश की थी। गांधी ने अपने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा इरादों की घोषणा की। गांधी के आंदोलन को अवरुद्ध करने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने रोलेट एक्ट पारित करके अपना जवाबी कदम उठाया। अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को सविनय अवज्ञा प्रतिभागियों को अपराधियों के रूप में व्यवहार करने की अनुमति दी और इसे निवारक अनिश्चितकालीन निरोध, न्यायिक समीक्षा के बिना कारावास या मुकदमे की आवश्यकता के लिए किसी को भी गिरफ्तार करने का कानूनी आधार दिया। गांधी ने महसूस किया कि अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक प्रगति के लिए हिंदू मुस्लिम सहयोग आवश्यक था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का लाभ उठाया, जिसमें भारत में सुन्नी मुसलमानों, उनके नेताओं जैसे कि भारत में रियासतों के सुल्तानों और अली भाइयों ने तुर्की खलीफा को सुन्नी इस्लामी समुदाय उम्मा के एकजुटता के प्रतीक के रूप में समर्थन दिया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्क साम्राज्य की हार के बाद खलीफा को इस्लाम और इस्लामी कानून का समर्थन करने के साधन के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन को गांधी के समर्थन के मिश्रित परिणाम मिले। इसने शुरू में गांधी के लिए एक मजबूत मुस्लिम समर्थन का नेतृत्व किया। हालांकि रवींद्रनाथ टैगोर सहित हिंदू नेताओं ने गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर तुर्की में सुन्नी इस्लामिक खलीफा को मान्यता देने या समर्थन देने के खिलाफ थे। खलीफा के कारण का समर्थन करने के बाद गांधी के लिए बढ़ते मुस्लिम समर्थन ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा को अस्थायी रूप से रोक दिया। इसने संयुक्त रॉलेट सत्याग्रह प्रदर्शन रैलियों में अंतरसांप्रदायिक सद्भाव के साक्ष्य पेश किए, जिससे गांधी का कद अंग्रेजों के राजनीतिक नेता के रूप में बढ़ा। खिलाफत आंदोलन के लिए उनके समर्थन ने उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना को दरकिनार करने में भी मदद की, जिन्होंने गांधी के सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दृष्टिकोण का विरोध करने की घोषणा की थी। जिन्ना ने अपना स्वतंत्र समर्थन बनाना शुरू किया और बाद में पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान की मांग का नेतृत्व किया। हालांकि वे भारतीय स्वतंत्रता पर सामान्य रूप से सहमत थे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने के साधनों पर असहमत थे। जिन्ना मुख्य रूप से जनता को उत्तेजित करने के प्रयास के बजाय संवैधानिक बातचीत के माध्यम से अंग्रेजों से निपटने में रुचि रखते थे। 1922 के अंत तक खिलाफत आंदोलन ध्वस्त हो चुका था। तुर्की के अतातुर्क ने खिलाफत को समाप्त कर दिया था, खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था और गांधी के लिए मुस्लिम समर्थन काफी हद तक लुप्त हो गया था। मुस्लिम नेताओं और प्रतिनिधियों ने गांधी और उनकी कांग्रेस को छोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक संघर्ष फिर से भड़क उठे। अकेले संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में 91 के साथ कई शहरों में घातक धार्मिक दंगे फिर से दिखाई दिए। फरवरी 1919 में
गांधी ने भारत के वायसराय को एक केबल संचार के साथ चेतावनी दी कि यदि अंग्रेजों को रोलेट एक्ट पारित करना है तो वह भारतीयों से सविनय अवज्ञा शुरू करने की अपील करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी उपेक्षा की और यह कहते हुए कानून पारित किया कि यह धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। इसके बाद सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हुए। 30 मार्च 1919 को ब्रिटिश कानून अधिकारियों ने दिल्ली में सत्याग्रह में भाग लेने वाले निहत्थे लोगों की एक सभा पर गोलियां चलाईं, जो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र हुए थे। जवाबी कार्रवाई में लोगों ने हंगामा किया। 6 अप्रैल 1919 को एक हिंदू त्योहार के दिन उन्होंने एक भीड़ को याद रखने के लिए कहा कि वे ब्रिटिश लोगों को घायल या मारे नहीं, बल्कि शांति के साथ अपनी निराशा व्यक्त करने, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और अपने स्वामित्व वाले किसी भी ब्रिटिश कपड़े को जलाने के लिए कहें। उन्होंने अंग्रेजों और एक दूसरे के प्रति अहिंसा के उपयोग पर जोर दिया, भले ही दूसरा पक्ष हिंसा का इस्तेमाल करता हो। भारत भर के समुदायों ने विरोध करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होने की योजना की घोषणा की। सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश न करने की चेतावनी दी। गांधी ने आदेश की अवहेलना की। 9 अप्रैल को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने हंगामा किया। 13 अप्रैल 1919 को बच्चों के साथ महिलाओं सहित लोग अमृतसर के एक पार्क में इकट्ठा हुए और ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने उन्हें घेर लिया और अपने आदेश के तहत सैनिकों को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों सिख और हिंदू नागरिकों के परिणामी जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर नरसंहार ने उपमहाद्वीप को क्रोधित कर दिया, लेकिन कुछ ब्रितानियों और ब्रिटिश मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में इसका समर्थन किया गया। अहमदाबाद में गांधी ने अमृतसर में नरसंहार के अगले दिन अंग्रेजों की आलोचना नहीं की और इसके बजाय ब्रिटिश सरकार की घृणा से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रेम का उपयोग न करने के लिए अपने साथी देशवासियों की आलोचना की। गांधी ने मांग की कि भारतीय लोग सभी हिंसा को रोकें, सभी संपत्ति विनाश को रोकें और भारतीयों पर दंगा रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन पर चले गए। नरसंहार और इसके प्रति गांधी की अहिंसक प्रतिक्रिया ने बहुतों को द्रवित कर दिया, लेकिन कुछ सिखों और हिंदुओं को भी परेशान कर दिया कि डायर हत्या करके बच रहा है। अंग्रेजों द्वारा जांच समितियों का गठन किया गया, जिसका गांधी जी ने भारतीयों से बहिष्कार करने को कहा। सामने आने वाली घटनाओं, नरसंहार और ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने गांधी को इस विश्वास के लिए प्रेरित किया कि भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के तहत उचित समान उपचार कभी नहीं मिलेगा, और उन्होंने अपना ध्यान स्वराज और भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता पर स्थानांतरित कर दिया। 1921 में गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने कांग्रेस का पुनर्गठन किया। कांग्रेस के साथ अब उनके पीछे और तुर्की में खलीफा को बहाल करने के खिलाफत आंदोलन को उनके समर्थन से मुस्लिम समर्थन शुरू हुआ। गांधी को राजनीतिक समर्थन और ब्रिटिश राज का ध्यान था। गांधी ने स्वदेशी नीति को शामिल करने के लिए अपने अहिंसक असहयोग मंच का विस्तार किया। विदेशी निर्मित वस्तुओं, विशेष रूप से ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। इससे जुड़ी उनकी वकालत थी कि ब्रिटिश निर्मित वस्त्रों के बजाय सभी भारतीयों द्वारा खादी, घरेलू कपड़े पहनी जानी चाहिए। गांधी ने भारतीय पुरुषों और महिलाओं, अमीर या गरीब, को स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में खादी काटने के लिए प्रत्येक दिन समय बिताने का आह्वान किया। ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने के अलावा गांधी ने लोगों से ब्रिटिश संस्थानों और कानून अदालतों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने और ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का त्याग करने का आग्रह किया। इस प्रकार गांधी ने ब्रिटिश भारत सरकार को आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से पंगु बनाने के उद्देश्य से अपनी यात्रा शुरू की। असहयोग की अपील बढ़ी,
इसकी सामाजिक लोकप्रियता ने भारतीय समाज के सभी स्तरों से भागीदारी को आकर्षित किया। गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने 18 मार्च 1922 को अपनी सजा शुरू की। गांधी को जेल में अलग-थलग करने के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। एक का नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विधानसभाओं में पार्टी की भागीदारी के पक्ष में किया और दूसरे का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई ने किया। पटेल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहयोग समाप्त हो गया क्योंकि तुर्की में अतातुर्क के उदय के साथ खिलाफत आंदोलन ध्वस्त हो गया। मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और मुस्लिम संगठन बनाने लगे। गांधी के पीछे राजनीतिक आधार गुटों में टूट चुका था। गांधी को फरवरी 1924 में एपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए रिहा कर दिया गया था। 1924 में राजनीतिक अपराधों के लिए जेल से जल्दी रिहा होने के बाद 1920 के दशक के उत्तरार्ध में गांधी ने स्वराज का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने दिसंबर 1928 में कलकत्ता कांग्रेस में एक प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से भारत को प्रभुत्व का दर्जा देने या अपने लक्ष्य के रूप में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के साथ असहयोग के एक नए अभियान का सामना करने का आह्वान किया। भारतीय लड़ाकू सैनिकों के साथ प्रथम विश्व युद्ध के लिए उनके समर्थन के बाद और तुर्की में खलीफा के शासन को बनाए रखने में खिलाफत आंदोलन की विफलता, उसके बाद उनके नेतृत्व के लिए मुस्लिम समर्थन में गिरावट, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे कुछ लोगों ने उनके मूल्यों पर सवाल उठाया और अहिंसक दृष्टिकोण। जबकि कई हिंदू नेताओं ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग की, गांधी ने 2 के बजाय 1 साल के इंतजार के लिए अपने स्वयं के आह्वान को संशोधित किया। गांधी के प्रस्ताव पर अंग्रेजों ने अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी। लॉर्ड बिरकेनहेड और विंस्टन चर्चिल जैसे ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं ने भारतीय मांगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले यूरोपीय राजनयिकों के साथ अपनी चर्चा में गांधी के तुष्टीकरण के विरोध की घोषणा की। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय ध्वज फहराया गया था। गांधी ने लाहौर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के 26 जनवरी 1930 को एक समारोह में कांग्रेस का नेतृत्व किया। इस दिन को लगभग हर दूसरे भारतीय संगठन द्वारा मनाया गया। गांधी ने तब मार्च 1930 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक नया सत्याग्रह शुरू किया। गांधी ने 2 मार्च को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को व्यक्तिगत रूप से संबोधित एक पत्र के रूप में एक अल्टीमेटम भेजा। गांधी ने पत्र में ब्रिटिश शासन की निंदा की, इसे एक अभिशाप के रूप में वर्णित किया कि प्रगतिशील शोषण की एक प्रणाली और विनाशकारी रूप से महंगे सैन्य और नागरिक प्रशासन द्वारा लाखों गूंगा बना दिया है। इसने हमें राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया है। गांधी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि वायसराय को भारत की औसत आय से 5000 गुना अधिक वेतन मिलता था। पत्र में गांधी ने विरोध के अहिंसक रूपों के अपने निरंतर पालन पर भी जोर दिया। यह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी तक नमक मार्च द्वारा उजागर किया गया था, जहां 78 स्वयंसेवकों के साथ उन्होंने नमक तोड़ने के घोषित इरादे से खुद नमक बनाने के लिए अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक 388 किलोमीटर 241 मील मार्च किया। कानून मार्च को 240 मील की दूरी तय करने में 25 दिन लगे और गांधी ने रास्ते में अक्सर भारी भीड़ से बात की। दांडी में हजारों भारतीय उनके साथ शामिल हुए। 5 मई को उन्हें 1827 से एक विरोध प्रदर्शन की प्रत्याशा में एक विनियमन डेटिंग के तहत नजरबंद कर दिया गया था, जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। 21 मई को धरसाना नमक वर्क्स में विरोध उनके बिना देखे ही आगे बढ़ गया। एक भयभीत अमेरिकी पत्रकार
वेब मिलर ने ब्रिटिश प्रतिक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया। पूर्ण मौन में गांधी पुरुष बाड़े से 100 गज की दूरी पर खड़े हुए और रुक गए। भीड़ से एक उठा हुआ स्तंभ आगे बढ़ा, खाइयों को पार किया और कंटीले तारों के ढेर के पास पहुंचा। आदेश के एक शब्द पर देशी पुलिसकर्मियों के स्कोर ने आगे बढ़ते हुए मार्च करने वालों पर धावा बोल दिया और अपने स्टील शॉट लाठियों, लंबे बांस से उनके सिर पर वार किए। चिपक जाती है। मार्च करने वालों में से किसी ने भी मारपीट को रोकने के लिए हाथ तक नहीं उठाया। वे 9 पिन्स की तरह नीचे गए। जहां मैं खड़ा था वहां से मैंने असुरक्षित खोपड़ियों पर डंडों की घिनौनी चोटें सुनी। जो मारे गए वे फैले हुए, बेहोश या टूटी हुई खोपड़ी या टूटे कंधों के साथ छटपटाते हुए गिर पड़े। यह घंटों तक चला जब तक कि लगभग 300 या अधिक प्रदर्शनकारियों को पीटा नहीं गया, कई गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 मारे गए। किसी भी समय उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। यह अभियान भारत पर ब्रिटिश पकड़ को विचलित करने वाला अपने सबसे सफल में से एक था। ब्रिटेन ने 60,000 से अधिक लोगों को कैद करके जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस का अनुमान है कि यह आंकड़ा 90,000 है। उनमें गांधी के लेफ्टिनेंट में से एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। शर्मा के अनुसार गांधी ने महिलाओं को नमक कर अभियान और विदेशी उत्पादों के बहिष्कार में भाग लेने के लिए भर्ती किया, जिससे कई महिलाओं को भारतीय सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा में एक नया आत्मविश्वास और सम्मान मिला। हालांकि मर्लिन फ्रेंच जैसे अन्य विद्वानों ने कहा कि गांधी ने महिलाओं को अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने से रोक दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर महिलाओं को राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाएगा। जब महिलाओं ने आंदोलन में शामिल होने और सार्वजनिक प्रदर्शनों में भाग लेने पर जोर दिया, तो गांधी ने स्वयंसेवकों से कहा कि वे अपने अभिभावकों की अनुमति लें और केवल वे महिलाएं जो बच्चों की देखभाल की व्यवस्था कर सकती हैं, उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए। गांधी की आशंकाओं और विचारों के बावजूद भारतीय महिलाएं नमक मार्च में शामिल हुई। हजारों ब्रिटिश नमक करों और नमक खनन पर एकाधिकार की अवहेलना करने के लिए। गांधी की गिरफ्तारी के बाद महिलाओं ने गांधी को प्रेरित करने के तरीके के कारण ब्रिटिश अधिकारियों से हिंसा और मौखिक दुर्व्यवहार को स्वीकार करते हुए अपने दम पर मार्च किया और दुकानों पर धरना दिया। गांधी शायद अहिंसा के अपने दर्शन के लिए जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा था। उनका मानना था कि अहिंसा और सविनय अवज्ञा के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना संभव है, और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के अपने अभियानों में इस दर्शन का बड़े प्रभाव से उपयोग किया। गांधी के सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक नमक सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने और उनके अनुयायियों ने नमक उत्पादन पर कर लगाने वाले ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करते हुए नमक इकट्ठा करने के लिए समुद्र तक मार्च किया। सविनय अवज्ञा के इस कार्य ने व्यापक विरोध को जन्म दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के अलावा गांधी एक आध्यात्मिक नेता और विचारक भी थे। वह हिंदू धर्म और भगवद गीता से गहराई से प्रभावित थे और अहिंसा और करुणा के बारे में उनकी मान्यताओं को उनके धार्मिक विश्वासों ने आकार दिया था। कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद गांधी अपने सिद्धांतों और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके अथक प्रयासों और नेतृत्व ने अंततः ब्रिटिश शासन की वापसी और भारत के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी का प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था और अहिंसा और सविनय अवज्ञा के बारे में उनके विचार दुनिया भर के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में प्रभावशाली रहे हैं। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 बजे गांधी अपने दादा दादी के साथ बिड़ला हाउस, अब गांधी स्मृति के बगीचे में प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे,
जब एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। पास की पिस्तौल से। कुछ खातों के अनुसार गांधी की तुरंत मृत्यु हो गई। अन्य खातों में, जैसे कि एक चश्मदीद पत्रकार द्वारा तैयार किया गया, गांधी को बिड़ला हाउस में एक बेडरूम में ले जाया गया। वहां लगभग 30 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि गांधी के परिवार के सदस्यों में से एक ने हिंदू धर्मग्रंथों के छंदों को पढ़ा। 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनकी विरासत शांति और उत्पीड़न के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में जीवित है।